हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास 7 की। और जिस चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा चैप्टर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। तो बेसिकली मैं जो तैयारी कराती हूँ वो टीचिंग से रिलेटेड ही कराती हूँ। अभी सीटेट का एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को है। तो उसमें आपका 6 to 8 में एसएसटी में आपका एनसीईआरटी पूछता है। तो इसीलिए मैं उन बच्चों को यहाँ पे प्रिपरेशन करा रही हूँ। 1 to 5 में आपको ईवीएस का लेक्चर मिल जाएगा, उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। आई थिंक वो 2 घंटे का लेक्चर है जिसमें मैंने पूरा ईवीएस कवर किया है। ईवीएस के टॉपिक्स और पेडागॉजीज दोनों इंक्लूड किए हैं। हिंदी और हिंदी पेडागॉजी का अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी में क्लास 6 की ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दी है। अभी हम क्लास 7 की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी। तो आपका एनसीईआरटी जहाँ पे भी आता है, जैसे सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी पूछा जाता है। तो उन सारे एग्ज़ाम्स में ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस चैप्टर में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से वो है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। इस पूरे लेसन में आपको यही चीज़ पढ़नी। जैसे कि पृथ्वी की गतियों को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल क्या होता है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्रभावित होता है। हमारी पृथ्वी के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं वो अंतर्जनित बल के अंतर्गत आते। अंतर्जनित बल हमने समझा कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे हम अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दूसरा बहिर्जनित बल क्या होता है, जो बल पृथ्वी की सतह से उत्पन्न होता है। अंतर्जनित तो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुआ और जो बहिर्जनित है वो सतह पर, जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहिर्जनित बल को हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना। अब अंतर्जनित बल को 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला आकस्मिक बल और दूसरा पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल क्या होता है कि जो अचानक से उत्पन्न होता है, जो आकस्मिक होता है। और जो पटल विरूपण बल होता है उसमें क्या होता है, वो बहुत धीमी गति से, मतलब इतना धीमे धीमे होता है कि वो आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते हैं। तो आकस्मिक बल में जैसे आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, ये क्या होते हैं, ये अचानक से आते हैं। कुछ सेकंड के लिए ही आएंगे लेकिन ये अचानक से आते हैं और बहुत सारी हानि इससे होती है। बाकी जो पटल विरूपण बल है जिसमें पर्वत निर्माणकारी बल काम करता है, तो जो हमारे पर्वत का निर्माण होता है वो जो बल काम करते हैं वो इतनी धीमी गति से होते हैं कि वो आप उसको देख भी नहीं सकते, है ना। उसमें कई सैकड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। तो इतना उसका धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। फिर जो बहिर्जनित बल है जिसमें अपर्दन और निक्षेपण शामिल है, क्योंकि अपर्दन और निक्षेपण दोनों पृथ्वी की सतह से ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आंतरिक हो रहा है, वो पृथ्वी की सतह से होते हैं। जिसमें कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं कि जो नदी है उसके द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे। पवन द्वारा हो रहा है, समुद्री तरंग द्वारा और हिमनद के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण हो रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। हमारा जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेटें होती हैं वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। आपको इसका पता बिल्कुल भी नहीं चलता है, लेकिन जो प्लेटें हैं वो हमेशा क्या करती हैं, घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसी की गति के कारण ऐसा होता है। हमारी जो प्लेटें जो मूवमेंट कर रही हैं वो किस वजह से मूवमेंट कर रही हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो लिक्विड फॉर्म में है, जो पिघला हुआ है, उसी के कारण क्या होता है, प्लेटें क्या होती हैं, वो हमेशा गति करती रहती हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। जैसे अगर अब एग्जाम्पल से समझें तो अगर हम पानी को बॉयल करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटी बॉल जैसी कोई चीज़ डाल दें
तो वो गोल गोल जैसे घूमती रहेगी। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो वृत्तीय रूप में घूमता है और इसके घूमने से कंपन होता है। तो हमारी पृथ्वी के स्थल मंडल के जो प्लेट हैं वो इसी वजह से मूवमेंट करते हैं, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। जो मैग्मा मैग्मा क्या होता है ये हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी समझा है, और लावा क्या होता है ये भी समझा है। अभी इसमें आगे भी इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने समझा कि जो प्लेटें घूमती हैं उसका रीज़न यही है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें गति के कारण ही वो प्लेटें मूवमेंट करती हैं, है ना। फिर आगे आएंगे तो हमने यहाँ पे ये समझा कि अंतर्जनित बल क्या होता है, बहिर्जनित बल क्या होता है, और आकस्मिक बल क्या है, पटल विरूपण बल क्या है, अपरदन निक्षेपण, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी हैं। ठीक है। स्थल मंडली प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी व कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। हमारे भूपर्पटी में अनेक प्लेटें हैं, कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ कठोर है, कुछ असमानताएं हैं, आकार में उसमें डिफरेंसेस हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी प्लेटें हैं जिस पर महाद्वीप और महासागर की सतहें क्या हुई हैं, टिकी हुई हैं, है ना। आगे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे हम एंडो मतलब होता है अंतः, और एक्सो मतलब होता है बाह, और जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, ठीक, जिसको हम अंतर्जात और बहिर्जात कहते हैं। एंडोजेनिक मतलब अंतर्जात, अंतः उत्पत्ति, और एक्सोजेनिक मतलब बाह्य उत्पत्ति। ठीक है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इस इमेज में अगर आप देखेंगे ये ज्वालामुखी है और ये मेटल है, ये मेंटल है, यहाँ पे ही ये मैग्मा है। मेंटल में ही क्या होता है, मैग्मा होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जो तरल अवस्था में होता है। तो ये पर्पटी से होता हुआ अगर आप देखेंगे तो ये मैग्मा जो है वो लावा के रूप में बाहर निकलता है। यही मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है। समझ में आया। और इसके साथ गैस व राखें भी निकलती है। और ये जो छिद्र है जिससे ये निकलता है उसको हम, जहाँ से ये निकलता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, इसी प्रकार स्थल मंडली प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब स्थल मंडल के जो प्लेट हैं वो गति करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर भी कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी को हम भूकंप कहते हैं। जैसे अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं समझाती हूँ आपको, कि एक बर्तन ले लें आप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। आप एक बर्तन ले लीजिए और उस बर्तन में पानी भर के और उस पर ढक्कन लगा करके उसको गर्म करने के लिए आप रख दीजिए। ठीक है। और उस जो आपने ढक्कन रखा है उस ढक्कन के ऊपर आप कुछ मटर के दाने रख दीजिए, चम्मच और मोती रख दीजिए। ठीक, सिंपल। तो जैसे ही वो जल है, जो पानी है, वो जब हीट होगा, उसमें जब उबाल आएगा तो ढक्कन भी हिलेगा। और ढक्कन के ऊपर जो वस्तुएं रखी हैं, जो हमने मटर के दाने, चम्मच और मोती रखा है, उसमें भी क्या होगा, वो मूवमेंट करेगा, है ना। कि दाने जो हैं वो नीचे जाते हैं और चम्मच क्या होता है, कंपन से चम्मच आवाज करेगा। इसी तरीके से क्या होता है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, जैसे इमारतें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब भी क्या होते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, उनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। और यही भूकंप जब कम होता है तो उसका पता हमें नहीं चलता, लेकिन यही भूकंप जब ज़्यादा हो जाता है तो सारी चीज़ों का क्या करता है, वो नुकसान कर देता है। ठीक है। अभी इस इमेज के थ्रू हम थोड़ा सा और समझेंगे इसको अच्छे से। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो कि भूपर्पटी के नीचे का
वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र, मतलब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे ये इसका आप देख सकते हैं, ये इसका उद्गम केंद्र है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। जो उद्गम केंद्र है इसी के सबसे निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र वाला जो भाग है ना, सबसे ज़्यादा हानि इसी के आसपास वाले क्षेत्र में होता है। जब भूकंप आता है तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। सबसे ज़्यादा जो अधिकेंद्र के आसपास वाले क्षेत्र होंगे, सबसे ज़्यादा भूकंप वहाँ पे असर डालता है। फिर जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ेगी, भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये भूकंपी तरंगे हैं जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, जिसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंगे। इसको हम आगे वाली कक्षा में और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये क्लास 7 की ज्योग्राफी है, तो जितना भी ये पढ़ा रही हूँ बुक के हिसाब से उतना इनफ है। जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे इसी चीज़ को आपको और डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं खुद से, ये अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया अच्छे से। जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन मैंने करी है आप उतना अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी मैं इधर पढ़ा रही हूँ इसको भी आप लिख लीजिएगा। भूकंप जो आता है उसकी भविष्यवाणी क्या है? संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आज यहाँ पे भूकंप आता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो अगला भूकंप आएगा वो कब आएगा, क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं अभी तक पता चल पाता है। जैसे क्या होता है कि सुनामी जब आती है तो उसकी भविष्यवाणी हो जाती है ना, लेकिन भूकंप के बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम पहले से तैयार अगर रहेंगे, खुद को तैयार रखेंगे, तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे जब भूकंप आने वाला होता है तो जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तालाबों में मछलियाँ जो होती हैं उनमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, और जो सांप होते हैं वो धरातल पर आ जाते हैं, क्योंकि हमसे पहले उनको पता चल जाता है, इसलिए वो उनकी एक्टिविटी क्या होती है? चेंज हो जाती है ना। गुजरात में भूकंप आया था, ये आया था आपका 26 दिसंबर सन 2001 में। इसने बहुत तबाही मचाई थी। जो भूकंप है उसका एक मापन यंत्र होता है जिसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को हम मापते किस में है? रिएक्टर स्केल में। जैसे कि अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 है या इससे कम है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा। मतलब वो आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हल्का फुल्का लगेगा, लेकिन किसी तरीके की उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो भूकंप 5.0 होता है उससे क्या होता है? वस्तुओं के गिरने से क्षति हो सकती है। मतलब उसमें वस्तु जो है इधर उधर गिरेंगे तो आपके सर पे लग सकता है, उससे चोटें आ सकती। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या इससे ज़्यादा होती है तो ये बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 या इससे अधिक है तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो गुजरात में जो भूकंप आया वो 6.9 था, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट किया था, है ना। और भूकंप से बचाव के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे पहले आप सुरक्षित स्थान देखें, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में आप छिप जाएं। क्या होता है, जैसे आप मेज के नीचे हैं या फिर दीवार के अंदरूनी कोने में है तो कोई भी चीज़, जैसे छत है आपका, अगर वो गिरता है तो वो डायरेक्ट आपके सर पे नहीं गिरेगा, वो पहले टेबल पे गिरेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको इफ़ेक्ट कम पड़ेगा, आपको नुकसान कम होगा, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। इसके अलावा आपको आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली जो खिड़कियां हैं और जो कांच है, तस्वीर है, फ्रेम है, इन सब से आपको दूर होना चाहिए। और अपने दोस्तों से और अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। हमने भूकंप पढ़ा, अभी देखिए हम अंतर्जात शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो
अभी हमने भूकंप पढ़ा, ज्वालामुखी भी हमने देखी, है ना। अब हम आएंगे जो बहिर्जात बल काम करता है, जिसमें अपक्षय और अपर्दन हमने दो नाम पढ़े, जिसमें नदी द्वारा अपर्दन होता है, पवन द्वारा अपर्दन होता है। अब इस चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। मतलब जो अपक्षय होता है और जो अपर्दन होता है, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो जैसे पहाड़ है, पर्वत है, ये सब क्या है, लगातार ये क्या होता है, विघटित होता रहता है, टूटता फूटता रहता है। ये अपक्षय और अपर्दन के कारण ही होता है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जो सैल मतलब क्या होता है, जो पत्थर होते हैं, जैसे जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, ये सब सैल ही हैं। तो ये जो टूटता है ना, इसको हम अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय में एक अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रोल एक मौसम का भी होता है। क्लाइमेट के हिसाब से अपक्षय कम या ज़्यादा होता है। तो सैलों के टूटने की क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते थे। अपर्दन जल से होता है, जैसे जल है, जो नदी जैसे अपने साथ पानी ला रही है ना, तो पानी में मिट्टी भी है, कंकड़ भी है ना, वनस्पतियों के टुकड़े भी हैं, तो वो सब कुछ ला रही। और पवन जो है अपर्दन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो बालू को उड़ा करके ले जा रहा है। तो ये क्या है, ये जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कह देते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जल भी कंकड़, मिट्टी, बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा के ले जाता है। वायु भी बालू को, कंकड़ पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके ले जाता है। और एक स्थान पे जाकर के ये क्या करते हैं, निक्षेपित कर देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर ले जा रही है वो बस लेके जा ही रही है, वो कहीं तो छोड़ेगी, कहीं तो उसको निक्षेपित करेगी। जहाँ पे नदी का बहाव कम पड़ेगा वहाँ पे वो निक्षेपित करेगी, रास्ते में थोड़ा बहुत निक्षेपित करती जाएगी, है। तो एक स्थान पे जाकर के वो निक्षेपित कर देती है। और अपर्दन और निक्षेपण, ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और हम आते हैं अब नदी के कार्य पे। इसके बाद हम पवन के कार्य पढ़ेंगे और हम जो हिमनद है हमारा, उसके भी कार्य पढ़ेंगे। नदी के कार्य को देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े डाल वाले, यहाँ पे आप देखेंगे, कठोर सैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदुशैल, तो नदी क्या करती है ना कि जैसे जो कठोर है, जैसे नदी बह रही है और जहाँ पे उसको कठोर पर्वत मिल रहे हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, कठोर चट्टानें मिल रही हैं, तो उस कठोर चट्टान को नदी धीरे धीरे काटती है, क्योंकि उसमें समय लगता है, क्योंकि वो कठोर है। लेकिन जहाँ पे भी सॉफ्ट रॉक मिलेगा ना, तो उनको वो जल्दी काट देती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या करती है, जब ये कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। ये देखिए, ये जलप्रपात है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, आते हैं आगे। आप यहाँ पे देखेंगे एक इमेज आपको देख रही है, बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जिसमें विसर्प क्या होता है, तटबंध किसको कहते हैं, चाप झील क्या होता है, बाढ़ का मैदान, इसको हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम समझेंगे विसर्प किसको कहते हैं। जब नदी, जैसे ये नदी है, आप देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है
तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। क्या कहना चाहता है कि जैसे ही नदी है, जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ऐसा नहीं, आप इस नदी को देखिए, क्या ये नदी सीधी बह रही है? बिल्कुल नहीं। ये नदी क्या है? मोड़दार बह रही है। आप इधर देखिए, इधर बह रही है, फिर इधर जा रही है, इधर जा रही है ना। तो ये नदी क्या करती है कि जो अपने साथ ये जल लेकर के आती है, उसको उसके उसमें जो कंकड़ पत्थर बालू ये सब होता है, उसको ये यहाँ पे निक्षेपित कर दी इसने, ठीक। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ी और फिर जो इसके पास था कंकड़ पत्थर बचा, उसने यहाँ पे निक्षेपित कर दिया। फिर वो इधर चली, फिर यहाँ पे निक्षेपित कर दिया। तो इस तरीके से इसकी जो आकृति है ना, वो मोड़दार हो जाती है। ये मोड़दार मार्गों पे बहने लगती है, क्योंकि ये किनारों पे क्या करती है ना, जो कंकड़ पत्थर बालू होते हैं उसको निक्षेपित करती रहती है। तो इस वजह से इसकी आकृति क्या हो जाती है? विसर्प के जैसी हो जाती है। और इन्हीं बड़े मोड़ों को हम कह देते हैं विसर्प। विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, क्योंकि नदी ने अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर लाया वो यहाँ पे इसने निक्षेपित कर दिया। अब जब बालू कंकड़ पत्थर हैं तो अपरदन होना तो तय है कि अपरदन होगा। अपरदन और निक्षेपण दोनों शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। विसर्प क्या होते हैं? लगातार अपरदन और निक्षेपण होने से जो विसर्प है वो लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो विसर्प है वो लूप नदी से कट जाता है। ये जो विसर्प है, ये वाला ये लूप नदी से कट गया। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो भी पहले इसमें लगा हुआ था, पहले ये इसमें लगा हुआ था इसकी तरह, लेकिन लगातार क्या हुआ? अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, और एक टाइम के बाद विसर्प लूप नदी से कट गया। कट जाने के बाद ये एक अलग झील बन गया। क्या बन गया? अलग झील बन गया, जिसने चाप झील का निर्माण किया। हमने यहाँ पे समझा कि विसर्प किसको कहते हैं कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पे लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, और विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और चाप झील का निर्माण कर देते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगते हैं। नदी क्या है? अपने तट से बाहर बहने लगते हैं। फलस्वरूप जो निकटवर्ती क्षेत्र है, मतलब जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। लेकिन बाढ़ आने के फायदे क्या होते हैं कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। तो जब वो बाढ़ आता है, जब पानी आता है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो सिर्फ पानी आता है, वो अपने साथ जो वो मिट्टी और अन्य पदार्थ वो पानी में बहा करके नदी लाती है, वो मैदानी भागों में निक्षेपित कर देती है। और ऐसी मिट्टी और पदार्थों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे क्या होता है? समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है। तो बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होता है। उत्थित तटों को हम तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। जो नदी है, जब वो चली तो बड़ी स्पीड में, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पास आती है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है? नदी का प्रवाह जो है वो धीमा हो जाता है, तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये मुख्य नदी है, ये चली तो बहुत स्पीड से, फिर जैसे जैसे ये समुद्र के पास आते जाती है, इसका प्रवाह बहुत कम हो जाता है और ये अनेक धाराओं में बट जाती है। ये देख सकते हैं, कई धाराओं में ये बट गई, जिसको हम क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। वितरित हो गई, कई धाराओं में ये वितरित हो गई, जिसको हम वितरिका कहते हैं। यहाँ पे नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ जो वो लाती है मिट्टी कंकड़ पत्थर, अपने साथ लाए जो मलबे हैं वही सब, उसका निक्षेपण कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और इसी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो डेल्टा किसको कहते हैं ये भी हमने समझा कि जो नदी
अपने साथ मलबा लेकर के आती है, उसी का निक्षेपण कर देती है और इन्हीं से क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। आगे देखेंगे समुद्री तरंग के क्या कार्य है। जैसे कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि समुद्री गुफा क्या है, तटीय मेहराब क्या है और स्टेप पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका निर्माण होता कैसे है। तो समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं, क्योंकि अपर्दन निक्षेपण हमारे पृथ्वी के सतह पर होता है, वो समुद्र में भी होता है, वो समुद्र में भी होता है। उसी अपर्दन और निक्षेपण से जिस तरीके से हमारे स्थल पे स्थलाकृतियां बनती है, उसी तरीके से वो समुद्र में भी तटीय स्थलाकृतियां बनाता है। कैसे? हमारे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, सैल दिख रहा है ना, पर्वत दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो ये क्या करता है कि जो समुद्री तरंगे होती हैं, मतलब समुद्र का जो पानी है, जो समुद्री तरंग है उठती रहती है, वो लगातार सैलों से टकराती है। ये समुद्री तरंगे ये लगातार इससे टकरा रही है। मान लीजिए ये जो होल आप देख रहे हैं ये नहीं है, ये पूरा बंद है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक। लगातार समुद्री तरंगे इससे टकराएंगी, जिससे एक दरार विकसित हो जाती है। टकराते टकराते क्या हो जाता है, एक दरार बन जाता है और समय के साथ ये जो दरार है ये बड़ा हो जाता है और चौड़ा हो जाता है। तो इसी का नाम दे दिया जाता है समुद्री गुफा, ठीक। समुद्री गुफा पहले बना, समुद्री गुफा मतलब ये समुद्री गुफा बन गया ना, लेकिन समुद्री तरंगे रुक थोड़ी गई गुफा बनाने के बाद, वो फिर भी क्या कर रही हैं, लगातार सैलों से टकरा रही हैं। तो टकराते टकराते अभी तक जो समुद्री गुफा था, गुफे जैसा था, अब वो आर पार हो गया। आप देखिए ये होल आप देख रहे हैं, ये आर पार हो गया। अभी बचा क्या, सिर्फ केवल छत बची है। क्या बना, अभी ये तटीय मेहराब बन गया। पहले ये समुद्री गुफा बना, इसके बाद ये बन गया तटीय मेहराब। अब इसके बाद भी वो नहीं रुकी, इसके बाद भी वो नहीं रुकी। लगातार अपर्दन होने से क्या होता है, छत को भी वो तोड़ देता है। अभी वो क्या बचा, दीवार जैसी आकृति बची, जिसको हम कहते हैं स्टैक। तो समुद्री गुफा का निर्माण पहले होता है, इसके बाद समुद्री तटीय मेहराब बन जाता है, फिर वो स्टैक बन जाता है, जबकि बस सिर्फ दीवार बच जाती है और छत खत्म हो जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को हम समुद्र भृंग कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है, जो समुद्री तरंगे हैं वो किनारों पे अवसाद को जमा करती रहती हैं, इससे समुद्री पुलीन का निर्माण हो जाता है। फिर है हमारा हिमनद के कार्य। हिमनद मतलब जो हमारा बर्फ की नदी, इसमें भी अपर्दन वाला जो काम है ना, वो हिमनद में भी चलता रहता है। हिमनद क्या करता है कि गहरे गर्तों का निर्माण करता है। लगातार अपर्दन कर रहा है तो वो गर्तों का निर्माण, गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढे, तो गहरे गड्ढों का निर्माण करता है वो। और जब बर्फ पिघल जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, जब बर्फ पिघलने लगती है, ऐसा नहीं है ना कि बर्फ सिर्फ जमा ही रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा, गर्मियों में अगर आप देखेंगे तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, तो बर्फ जब पिघलने लगती है ना, तो उन गर्तों में क्या होता है, जल भर जाता है। वो जो गड्ढे बनाए उसने, अब उसमें क्या हुआ, जल भर गया। तो जल भर गया तो अब वो क्या हुआ, एक सुंदर झील बन गया वो। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। लास्ट आपका बचा है पवन के कार्य। हमने नदी के कार्य को भी समझ लिया, हिमनद के कार्य को समझ लिया, समुद्री तरंगों के कार्य को समझ लिया कि वो सब कैसी कैसी स्थलाकृतियाँ बना रहे हैं। अभी हम पवन के कार्य को भी समझेंगे कि जो पवन है इसका बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उसमें पवन जो है वो अपर्दन और निक्षेपण करता है। रेगिस्तान में शत्रक के आकार आपने देखे होंगे, जिसको हम शत्रक सैल कहते हैं। तो मैं आपको शत्रक सैल दिखाती हूँ कि वो कैसा होता है। वो जो शत्रक सैल होता है उसको हम कहते हैं मशरूम रॉक।
जैसे आपने मशरूम देखा होगा, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर उसका होता है। उसमें क्या होता है कि जो पवन है, जो हवा है, वो सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे वाले भाग को आसानी से काटती है। और अगर ऊपर वाले को उसने कम अपर्दित किया और नीचे वाले को ज़्यादा अपर्दित कर दिया, तो क्या होगा कि जो उसका आधार है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो संकीर्ण हो जाएगा, लेकिन जो उसका शीर्ष है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो विस्तृत रहेगा, क्योंकि उसका अपर्दन कम हुआ है। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसका अपर्दन ज़्यादा हुआ है। और पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है। हमें ये पता है कि हवा जब भी चलेगी तो वो क्या करेगा, बालू को, जो रेत है, उसको एक स्थान से उठाएगा और दूसरे स्थान पर ले जा कर के पहुंचा देगा। और जब पवन का जो बहाव है वो रुकता है तो रेत गिर करके छोटी पहाड़ी बना देती है। जैसे रेत को पवन लेकर के गया और जहाँ पे उसको बहाव कम मिला उसने रेत को वहाँ पे गिरा दिया, तो उससे क्या हो गया, छोटी पहाड़ी का निर्माण हो गया, जिसको हम बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ा करके बहुत दूर लेके जाती है और विस्तृत क्षेत्र में क्या करती है, निक्षेपित कर देती है। तो इसे हम लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो बालू टिब्बे आप ये देख सकते हैं, ये है बालू टिब्बा। आपको मैं दिखाती हूँ शतरक सेल, जिसको हम मशरूम रॉक बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा मशरूम रॉक, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देखेंगे तो यहाँ अपर्दन कम हुआ, लेकिन इसके नीचे वाले हिस्से में अपर्दन ज़्यादा हुआ, इसीलिए ये विस्तृत हो गया और ये संकीर्ण हो गया। तो हमने यहाँ पे पृथ्वी की गतियों को पढ़ा, जिसमें हम अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, फिर आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पर्वत निर्माणकारी और अपर्दन निक्षेपण, इन सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में लेसन 4 को पढ़ेंगे। और इसके बाद अभी चूँकि ये मेरा नया चैनल है, इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि और सारी चीज़ें कवर करने के बाद मैं एसएसटी का एक ही लेक्चर लाऊंगी, जिसमें मैं सारे एसएसटी को कवर कर दूँगी, है ना। तो वो थोड़ा लंबा लेक्चर पड़ेगा, लेकिन आपको फिर अलग से वीडियो देखने की उसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो अभी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ दिक्कत, आपको कोई परेशानी लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि अभी आप लोगों का बताना ज़रूरी है, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं, है ना। तो अभी आप अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा दिन आपका एग्ज़ाम बचा है नहीं। अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा करके। प्रीवियस ईयर भी मैं कराऊंगी। तो आपको अगर ईवीएस और हिंदी पैडागॉजी का क्लास देखना है, और आपको वीडियो के लास्ट में वो वीडियो भी दिख जाएगा, तो आप उस पर जा कर के वो वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें।